कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई वर्ड, कोई सेंटेंस या कोई कोट पढ़ते हैं या किसी मूवी का कोई सीन देखते हैं तो वो सिर्फ एक बार देखने से ही हमारे माइंड में कुछ इस तरीके से छप जाता है या हमारे अंदर इतना डीप इनसाइड वो बैठ जाता है कि वो हमेशा हमेशा हमारे माइंड में रहता है। और जब उससे कुछ हल्का सा भी मिलता जुलता हमें दिखता है ना तो हमें वो कोट, सीन, वर्ड, वो इंसिडेंट बस याद आ जाता है। सेम बिल्कुल मेरे साथ आज ऐसा हुआ। जब मैंने इस केस को पढ़ा था ना तो लिटरली ये कोट वर्ड बाय वर्ड मेरे माइंड में बस प्ले हो रही थी। एंड लिटरली इस केस में मुझे ये कोट बहुत साफ अक्षरों में दिखाई दे रही थी। लोगों को इस केस में एक बहुत क्रूअल माँ दिखेगी। एक ऐसी माँ जिसने अपने ही 5 साल के छोटे से बच्चे को काट कर खा लिया। पर मुझे इस केस में उस माँ के साथ साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर जो दिखाई दे रहा था वो था डर। उस औरत का डर इतना भारी और इतना हावी हो गया था उसके ऊपर कि उसने उसे इंसान से पूरी तरीके से एक शैतान में कन्वर्ट कर दिया था। उसके सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और इस गुनाह के होने से पहले ये बदलाव उस औरत के अंदर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पर शायद किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि ये बदलाव उसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। तो चलिए आज का केस शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल @ray। कम ऑन, लेट्स सिट इन द डार्क एंड हैव लाइट ऑन अनदर gruesome मर्डर केस ऑफ यूसुफ हसन। तो शुरुआत करते हैं हाना से। हाना मोहम्मद हसन 29 साल की एक डाइवोर्स्ड वुमेन। नहीं, यहाँ ये कोई विक्टिम नहीं है, बल्कि यहाँ ये कल्प्रिट है। एक ऐसी कल्प्रिट जिसने माँ वर्ड की सारी फीलिंग्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और एक ऐसे मासूम बच्चे की ज़िंदगी को छीन लिया जिसके लिए इसकी माँ ही इसकी दुनिया थी, पर ऐसी दुनिया जिसने इसे खुद ही निगल लिया। तो ये केस है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ इजिप्ट कायरो का, जहाँ पर हाना मोहम्मद हसन अबू सालबी में अपने बेटे यूसुफ के साथ एक घर में रहती थी। अब हाना की बात करें तो हाना एक 6 साल की शादी में रह चुकी थी डाइवोर्स होने से पहले। और शुरुआती शादी की अगर बात करें तो एक हैप्पी मैरिज ही थी, पर सिर्फ कुछ सालों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे शादी के साल आगे बढ़ रहे थे हाना का बर्ताव बदलता जा रहा था। और ये चीज़ उसके हस्बैंड ने नोट करी। और ना ये सिर्फ उसके हस्बैंड से जुड़े हुए जितने भी रिलेटिव थे उन्होंने भी। दरअसल हुआ यूँ था कि जब हाना की शादी उसके हस्बैंड के साथ हुई थी तो शुरुआत में हाना एडजस्ट करने की कोशिश करती थी, हाना खुश रखने की कोशिश करती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फैमिली बिजनेस भी ठीक ठाक था, तो फाइनेंशियली ऐसी कोई स्ट्रगल वाली सिचुएशन नहीं थी। पर चेंजेस जब आने शुरू हो जाते हैं जब हाना के फादर ने उसे प्रॉपर्टी दी थी, यानी कि प्रॉपर्टी का कुछ शेयर हाना के नाम कर दिया गया था। अब ये शेयर इतना था, हाना का जो हस्बैंड था उसकी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन, फिर वो चाहे उसका बिजनेस हो, उसकी प्रॉपर्टी हो, उसको मिलाकर हाना का जो प्रॉपर्टी शेयर था उसका एस्टिमेशन ज़्यादा था। यानी कि हाना अब फाइनेंशियल तौर पर अपने हस्बैंड से थोड़ा अपर हैंड रखने लग गई थी। और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं हाना के माइंड के साथ कुछ ऐसा किया था कि उसे ये फील हो रहा था कि अब वो स्टेबल है, अब वो कंट्रोल कर सकती है। और वो कंट्रोल करने लगी अपने हस्बैंड को। वो धीरे धीरे अपने हस्बैंड से ये कहने लगी कि उसे अपने रिश्तेदारों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, और रिश्तेदार उनके घर पर क्यों आते हैं, वो क्यों इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। यानी कि उसे प्रॉब्लम होने लगी। वो अपने हस्बैंड को सिर्फ अपने लिए चाहती थी और वो कहती थी कि हम ये घर बेचकर, इन सबको छोड़कर क्यों ना वहाँ चले जहाँ हाना के फादर ने उसे घर दिया है। हम लोग वहाँ जाकर रहेंगे ताकि ये लोग हमें डिस्टर्ब ना कर सकें। ये चीज़ हाना के हस्बैंड के लिए बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि आज से पहले हाना का जो बर्ताव था वो इतना ज़्यादा रिपल्सिव, इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं था। पर अब जब से ये प्रॉपर्टी वाला मुद्दा आया है उसके हस्बैंड ने ये नोटेबल चेंज उसके अंदर महसूस किया और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती चली गई, बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। इस हद तक बढ़ती चली गई कि हाना के हस्बैंड का उसके साथ रहना मुश्किल हो गया था। वो लोग अब एक टर्म पर नहीं रह सकते थे, क्योंकि हाना जो अपने हस्बैंड से चाहती थी उसका हस्बैंड वो उसे नहीं दे सकता था। आखिर कोई कैसे अपने माँ बाप, अपने परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ हाना के साथ जाए, और वो भी इस कंडीशन पर कि उसकी कोई फैमिली मेम्बर उससे ना मिल सके।
तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब रिश्ता नहीं चल सकता था आगे, तो हाना और उसके हस्बैंड ने डिवोर्स लेने के बारे में सोचा। अब इस डिवोर्स लेने की प्रोसेस के अंदर उनका एक बच्चा भी था, यूसुफ। उस टाइम पे यूसुफ 2 साल का था जब ये लोग डिवोर्स के लिए फाइट कर रहे थे। ये लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में इनका डिवोर्स हो भी जाता है। एंड कस्टडी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हम देखते हैं कि माँ को दी जाती है, इस केस में भी हुआ, यूसुफ की कस्टडी हाना को दे दी गई। पर शायद यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हाना का जो बिहेवियर था ना, अगर कोई उसे गौर से देखता ना, तो शुरुआत में ही इस चीज़ के साइन नज़र आ रही थी कि हाना जो चीज़ उसकी है ना, उसे कंट्रोल करना चाहती है, उसे पूरी दुनिया से बस दूर रखना चाहती है, वो भी इस हद तक कि वो सिर्फ उसके साथ रहे, उसका बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से कोई हक ना हो उसके ऊपर। ये चीज़ हाना के बिहेवियर में शुरुआत में दिखी थी उसके हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो जिस तरीके से चाहती थी कि अपने हस्बैंड को सिर्फ अपने तक रखे, बाहर की फैमिली मेम्बर्स का और रिलेटिव्स का कोई इंटरफेरेंस ना हो, तो ये चीज़ साइन यहाँ नज़र आया था। बट शायद किसी ने इस पर गौर नहीं किया। अब ये चीज़ आगे किस तरीके से इस केस में जुड़ेगी, ये देखिएगा। तो हाना का जब डाइवोर्स हो जाता है तो वो अपने बच्चे के साथ अबू सालबी में रहने आ जाती है। यहाँ वो लगभग 3 साल तक रहे। अब इन 3 सालों में हाना का जो बर्ताव था वो और ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता चला गया। वो खुद में ही रहने चली गई। उस घर के अंदर वो दोनों रहते थे, उनके रिलेटिव्स भी उससे मिलने नहीं आते थे, और जो आते भी थे उनके साथ भी हाना का बर्ताव कुछ ज़्यादा खास अच्छा था नहीं। नेबर्स के साथ भी वो ज़्यादा हंस के या खुल के कभी बात नहीं करती थी। हमेशा एक कोल्ड शोल्डर वो हर किसी को देती रहती थी। लोग जो उनके पास आना चाहते थे वो उन्हें बस दूर भगा देती थी अपने नेचर से, और वो यूसुफ के लिए कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई थी। इस बीच में 3 सालों के अंदर ऐसा नहीं था कि हाना के हस्बैंड ने कम्प्लीटली उसे छोड़ दिया हो। हाना के हस्बैंड ने कोशिश की कि वो हाना के साथ अपने रिलेशनशिप को एक बार फिर से बिल्ड कर सके, ताकि उनके बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर मिल सके, माँ बाप दोनों का प्यार मिल सके। पर हाना को ये बर्दाश्त नहीं था। वो अपने हस्बैंड से अब लड़ने लगी, इस बात के लिए नहीं कि उसे कुछ चाहिए उससे, बल्कि अब इस बात के लिए लड़ाई हो रही थी कि वो उस बच्चे को पूरी तरीके से हाना के पास छोड़ दे और उससे मिलने ना आए। ये सेम वही केस है। अगर आप गौर से देखोगे तो अब हाना जो बर्ताव अपने हस्बैंड के साथ रखना चाहती थी, शुरुआत में जैसे वो कह रही थी कि उसका हस्बैंड सिर्फ उस तक रहे, फैमिली रिलेटिव्स उससे मिलने ना आए, इंटरफेरेंस ना हो किसी का, वही बर्ताव अब यूसुफ के पास आ गया था। अब कैरेक्टर स्विच हो गए थे। पहले जो पोजेशन, जो ऑब्सेशन उसका उसके हस्बैंड से था, वो अब यूसुफ पर आ गया था। यूसुफ के लिए इतनी ज़्यादा पोजेसिव हो गई थी कि वो उसके खुद के फादर को अलाउ नहीं कर रही थी कि वो यूसुफ से मिले। इस चीज़ को देखते हुए अब हाना के हस्बैंड ने सोच लिया था कि उसे अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए, और इसके लिए कोर्ट में केस चल रहा था। और इस केस ने कहीं ना कहीं हाना के माइंड पर इस तरीके से असर किया कि उसे डर लगने लगा कि उसका हस्बैंड उसका बच्चा उससे दूर कर देगा, वो यूसुफ को ले जाएगा, वो अकेली हो जाएगी। ये डर उसे धीरे धीरे कर खाने लगा। अकेले रहने से, किसी से बात ना करने से, डिप्रेशन से और इस डर से हाना का बर्ताव अब और ज़्यादा बदलने लगा। वो उस घर में बस कैद होने लगी, और ना ही सिर्फ खुद अकेले बल्कि यूसुफ को भी वो उस घर में कैद रखने लगी। पहले जो यूसुफ वहीं आंगन में दिख जाया करता था, या पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता हुआ या बात करता हुआ या हंसता हुआ दिख जाया करता था, वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही तो पड़ोसियों को, ना ही उन बच्चों को जिनके साथ यूसुफ खेलता था, और यहाँ तक कि वो रिश्तेदार भी जो हाना से मिलने आते थे, वो भी यूसुफ की एब्सेंस को पहचान गए थे। ऐसे ही एक दिन था 26 अप्रैल 2023 का। एक रिश्तेदार हाना से मिलने के लिए उसके घर पर आता है। हाना दरवाज़ा खोलती है। जब वो रिश्तेदार घर के अंदर आया तो घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। यहाँ तक कि न सिर्फ सन्नाटा था, एक अजीब सा गंध का एहसास वहाँ था। और हाना, उसका बर्ताव ऐसा था जैसे कि वो एक जिंदा लाश की तरह हो। वो वहीं बस टेबल पर चेयर के पास जाकर बैठ गई। वो रिश्तेदार भी वहाँ अंदर आता है। उसने हाना से पूछा, हाना, यूसुफ कहाँ है? पर हाना ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इस बीच में कुछ और 2-3 घटनाएं चल रही थी, जैसे कि बाथरूम का खुला होना और गैस के ऊपर, वहाँ किचन के अंदर गैस के ऊपर कुकर के अंदर कुछ उबल रहा था। इतना ज़्यादा उबल रहा था कि भाप नज़र आ रही थी उस रिश्तेदार को भी। अब उस फैमिली मेंबर ने जब हाना से 2-3 बार ये सवाल पूछ लिया था कि यूसुफ कहाँ है, और उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो डर उसके अंदर बढ़ने लगा, क्योंकि हाना का जो बर्ताव था वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था। जो डर बढ़ रहा था, वो डर उस रिश्तेदार को उस बाथरूम तक लेकर गया। वो रिश्तेदार उस बाथरूम में जाता है और गंध अब और ज़्यादा वहाँ तेज़ हो गई थी। और जैसे ही उसने उस बाथरूम का दरवाज़ा खोला, ही विल
शॉक। उसकी अंदर तक आत्मा हिल गई जो कुछ भी उसने सामने देखा। तो उस बाथरूम में सामने एक बाल्टी थी। उस बाल्टी के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े थे। बाथरूम में खून था, दीवारों पर छींटे थी और भी बहुत सारी जगहों पर वो उस जुर्म की गवाही दे रहे थे जो उस जुर्म उस बाथरूम में या उस घर में हुआ है। जैसे ही उस रिश्तेदार ने ये चीज़ देखी थी वो बस हाना के पास दौड़ कर गया। उसने पूछा, हाना तुमने क्या किया है, यहाँ क्या हुआ है? हाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रिश्तेदार अब किचन में जाता है और जो किचन में देखता है उसने तो लिटरली उसकी बस सांसें रोक दी थी, क्योंकि किचन के अंदर जो वो पतीला था उसके अंदर एक ह्यूमन स्कल बॉयल हो रहा था। और ये अंत था। वो रिलेटिव तुरंत बाहर भागता है। वो डरते हुए कांपते हुए बस पुलिस को कॉल करता है और ठीक 20 से 25 मिनट के बाद पुलिस वहाँ आ भी जाती है। पुलिस आती है, पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेट करती है। अब वो घर सिर्फ घर नहीं रहा था, वो एक क्राइम सीन बन गया था और मुजरिम था सिर्फ एक ही शख्स जो उस घर में चुपचाप बैठा हुआ था और वो थी हाना। पुलिस हाना को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वहाँ उससे पूछताछ होती है। शुरुआती दौर में तो हाना ने कोई जवाब नहीं दिया, वो ऐसे ही चुपचाप रही। पर पुलिस चुपचाप नहीं रह सकती थी क्योंकि मामला इतना संगीन था, इतना गंभीर था कि पुलिस को जवाब चाहिए थे। उन्हें जवाब चाहिए थे कि जो लाश उस घर में मिली है वो लाश इस हालत तक कैसे पहुंची, यूसुफ के साथ क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया। ये सारे जवाब उन्हें हाना से चाहिए थे क्योंकि एक सिंगल पर्सन वही था जो इस केस के बारे में बता सकता था। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई में सख्ती बरतना शुरू की। हाना को प्रेशराइज्ड किया गया एंड एट लास्ट हाना कन्फेस्ड व्हाट शी डिड। एंड जिस किसी ने भी लिटरली जिस किसी ने भी ये सुना वो सब अंदर तक स्तंभ थे। तो हाना ने कहा वो यूसुफ से अलग नहीं होना चाहती थी। वो अपने बच्चे को कहीं जाने नहीं देना चाहती थी और उसे डर था कि उसका हस्बैंड या उसका एक्स हस्बैंड आकर उसके बच्चे को उससे छीन कर ले जाएगा। तो इस डर में हाना ने यूसुफ को खुद अपने हाथों से मार दिया। उसको तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गया और उसके बाद उसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे को उस बाथरूम में ले जाकर काटा, उसके छोटे छोटे पीसेस किए, उसे बाल्टी में रखा, कुछ पीसेस को किचन में ले जाकर उसने कुक किया और उस कुक करने के बाद उसने उसे खाया। और वो ऐसा शायद पूरी बॉडी के साथ करना चाहती थी क्योंकि क्राइम सीन पर जो स्पॉट के अंदर मिला था उबलता हुआ, शायद उसके साथ भी हाना यही करना चाहती थी। क्योंकि हाना के जो आखिरी स्टेटमेंट की लाइन थी वो ये थी, उसने कहा शी ट्राइड टू ईट हिज हेड सो दैट ही वुड नॉट लीव हर फॉरएवर। हाना का ये बर्ताव, उसकी ये बातें साफ बता रही थी कि वो मेंटली तौर पर किस पोजीशन में है। शी वॉज डिस्टर्ब्ड, अनस्टेबल एंड मेंटली सिक। चार्जशीट फाइल होती है और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। जब केस चल रहा था तो यूसुफ के फादर सिर्फ ये चाहते थे कि उन्हें इंसाफ मिले और हाना को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसे सज़ा उसकी मेंटल हेल्थ को देखकर ना दी जाए। उसे सज़ा एक आम गुनहगार के तौर पर दी जाए। जो आदमी इस तरीके का गुनाह करेगा तब उसे मिलेगी। इसी चीज़ के लिए कोर्ट में फाइट हो रही थी क्योंकि हाना के हस्बैंड के लिए हाना वॉज नॉट मेंटली सिक, हाना वॉज स्टेबल एंड शी वॉज गिल्टी एंड ऑफ कोर्स नो डाउट शी वॉज। बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट के अंदर हाना की मेडिकल रिपोर्ट को रखा गया जो कि साफ तौर पर ये कह रही थी कि हाना शी वॉज मेंटली सिक, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल अपसेट। और इसी को ध्यान में रखते हुए हाना को सितंबर 30 को कोर्ट के द्वारा मेंटली अनस्टेबल घोषित कर दिया गया और उसे मेंटली अनस्टेबल होने के चार्ज में जेल नहीं भेजा गया बल्कि मेंटल असाइलम भेजा गया, जहां उसका इलाज होगा या जहां वो सज़ा काटेगी, कुछ भी कहो। पर हाना अब इस वक्त एट प्रेजेंट मेंटल असाइलम में है। तो क्या ये जस्टिस हुआ? पता नहीं, क्योंकि ये केस अपने साथ आखिरी में कुछ भी नहीं लेकर आया। एक पूरा परिवार खत्म हो गया। एक मासूम बच्चे ने अपनी ज़िंदगी खो दी। वो
वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ को डर था कि उसका पिता उससे उसे छीन लेगा। एक पिता जिसके मन में हमेशा ये मलाल रहेगा कि काश वो अपने बच्चे को अपने साथ रख पाता। और हाना, उसके दिल में तो अभी भी सिर्फ यही बात है कि उसका बच्चा उसके साथ है। उसने अपने बच्चे को अपने से जोड़ लिया और अब उस बच्चे को उससे कोई अलग नहीं कर सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज केस। पर इस केस के खत्म होने के बाद सिर्फ यही चीज़ दिमाग में रहती है कि हाना की मेंटल कंडीशन को शुरुआत में ही ऑब्जर्व किया जाता, शुरुआत में ही फाइंड कर लिया जाता, तो शायद ये घटना ना हो पाती या ये टल जाती या कुछ ऐसा हो जाता कि यूसुफ बच जाता। क्योंकि हाना के बिहेवियर में जो चेंज आ रहा था वो किसी ने तो नोटिस किया होगा ना। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सोच कर देखिए, हाना ने अपना साइन दिया था, पहला साइन, जब वो उसका बिहेवियर जो चेंज हुआ था अपने हस्बैंड के प्रति। तो उसके हस्बैंड को हाना की मेंटली स्टेट से बेशक शुरुआत में ऐसा ना लगा हो, पर आज उसे ज़रूर ऐसा लग रहा होगा कि हाना शुरुआत से ही अपनी चीज़ को अपने पास रखने के लिए कितनी ज़्यादा पॉजेसिव थी। क्योंकि वो पहले अपने हस्बैंड को अपनी फैमिली से जिस तरीके से अलग करना चाहती थी, ठीक उसी तरीके से वो अपने बच्चे को अपने हस्बैंड से अलग करना चाहती थी, एक्स हस्बैंड से। तो शुरुआत में हाना ने ऑलरेडी साइन दिए थे, पर वो बात अलग है कि उस टाइम पर उन सब चीज़ों को किसी ने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया। और डाइवोर्स के बाद हाना की वो मेंटल कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। वो अकेले रहने की वजह से और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई और उसका अंत ये निकला। लेकिन अगर शुरुआत में ही हाना के ऊपर ध्यान दिया जाता तो शायद ये घटना कभी होती ना। खैर, हर जुर्म के बाद और हर गुनाह घट जाने के बाद सिर्फ यही रहता है कि शायद ये कर लिया जाता या शायद वो हो जाता, पर अफसोस के अलावा अंत में और कुछ नहीं बचता। वेल, फॉर टुडेज लेट्स रैप अप। मिलते हैं फिर किसी और केस के साथ। टिल देन, be aware with your environment, stay safe and stay happy. And if you are interested in these kind of content, so please subscribe my channel. And at last,